आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है। यहाँ पे ये जो आपका पार्ट है ये वाला, ठीक है, जहां पे मैं मार्कर घुमा रहा हूँ, ये आपका है ना ऑटोमन एम्पायर का, ठीक है, मेजरली इतने पार्ट में, ठीक है। सबको आवाज आ रही है ना, ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। और इसके पैरेलली यस सर। मेरे को ये ऑटोमन एम्पायर हो गया, ठीक है। अब इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। और अब थोड़ा इधर की तरफ चला है, एक मिनट, ठीक है। तो जूम आउट करें, हाँ ये दिख रहा है आपको? अरे अरे ना, ये दिख रहा है आपको यूरोप का पार्ट, ये? यस सर। यहाँ यस सर। इतना जो एरिया है अभी, ठीक है, देखो, और ये इतना जो एरिया है, यहाँ पे चल रहा है पूरा रिवॉल्यूशन चल रहा है, जहां पे फ्रांस है, ठीक है, जर्मनी जर्मनी में चल रहा है, जर्मनी में अब स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1848 का टाइम आ चुका है। इटली, ठीक है, फ्रांस, इटली, और यहाँ पे पड़ता है ब्रिटेन, ठीक है, जहां पे मेरा कर्सर घूम रहा है। ओके, पहले जो यूक्रेन जो था ना, यूक्रेन वाला पार्ट, यूक्रेन, पोलैंड, ये आपको दिख रहा है बेटा? दिख रहा है सर। ये भी जो पार्ट था ना, ये वाला, रुको रुको, मैं फॉर्मेट में आपको कलर चेंज में बताता हूँ। ये जो फॉर्मेट, ये भी है ना ऑटोमन एम्पायर के अंदर ही आता था, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो आप इतना याद रखना कि ऑटोमन एम्पायर कितना था, मेजरली इतने क्वेश्चंस पे आ जाता था, ठीक है। और रिवॉल्यूशन कहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, यूरोप में जो रिवॉल्यूशन है वो फैलेगा, तो उससे क्या होगा कि पूरी की पूरी जो ऑटोमन एम्पायर है वो जब टूटेगा तो कैसे वर्ल्ड वॉर वन में चेंज होगा, वही हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक हो चुका है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, ठीक है। हाँ, सबको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है। बोलना। अरे फटाफट डाउट पूछो, किसको डाउट है? आवाज अभी किसने दी थी? किसको डाउट था? मेहब, चलो ठीक है। अब है ना, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि जर्मनी के अंदर इसका क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है। जर्मनी, जर्मनी को अभी तक हमने किस नाम से जाना? पर्शिया, ठीक है। अब देखो, हम लोगों ने अभी तक बात करी थी कि जो मेजरली रिवोल्ट किया है वो रिवोल्ट किया है मिडिल क्लास ने, ठीक है। लोअर क्लास के लोगों को राइट्स तो मिल चुके थे, बट अब थोड़ा सा बैक पीछे चलते, जर्मनी के अंदर क्या चल रहा था, जर्मनी के अंदर भी चलेगा, रिवोल्ट वहां भी होगा, पर थोड़ा सा हिस्ट्री बैकग्राउंड पे चलते हैं पीछे से, ठीक है। अब फ्रांस रिवॉल्यूशन का मेजर इम्पैक्ट क्या था कि सब मिडिल क्लास लोगों ने ही वहां पर रिवोल्ट किया था, तो उसी तरीके से फ्रांस रिवॉल्यूशन से इफेक्ट होते होते, ठीक है, ये लोग क्या, मिडिल क्लास के लोग, ये भी थोड़े अवेयर हो गए। ये कहां गए? ये गए गो टू फ्रैंक फंड, ठीक है, फ्रैंक फंड। अब ये फ्रैंक फंड क्या है? फ्रैंक फंड जो है ये आप जर्मनी में, जर्मनी मतलब फ्रैंक फंड जो है वहां के पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है। वहां जो पार्लियामेंट कंसिस्ट हुई थी वहां का नाम है, अभी तो ये शायद पार्लियामेंट है, बट जो फ्रैंकफर्ट है वो पहले एक जगह होती थी, मतलब समझ लो जैसे कि आपका
समझ लो कि कुशवानगर में अंदर एक रामनगर पड़ता है, उसी टाइप से जहाँ पे पूरे के पूरे लोग बैठते हैं, जैसे कि आप दिल्ली के अंदर लोकसभा पड़ता है, मतलब एक बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग। दूसरी तरीके से फ्रैंकफर्ट पे क्या, फ्रैंकफर्ट जो थी वो क्या थी, पार्लियामेंट्री, कहाँ पे थी, सेंट चर्च, सेंट पॉल चर्च, आप सेंट पॉल का नाम सुना होगा, तो उसी के पास ही सेंट चर्च पे, ठीक है। अब इनकी डिमांड्स क्या थी, अब ये तकरीबन बहुत सारे लोग जो थे, इनकी डिमांड्स क्या थी, पूरी कहानी ये समझो। इनकी डिमांड्स थी कि इनको क्या चाहिए था, इनको चाहिए था वोटिंग राइट, ठीक है, वोटिंग राइट। क्योंकि आपको मालूम है कि जो पहले मिडिल क्लास लोगों थे, इनको भी वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे, क्योंकि वोटिंग राइट्स किसको मिले थे, अपर स्टेट और सेकेंड स्टेट को, थर्ड स्टेट की वोटिंग राइट को कंसिडर मेजरली किया नहीं जाता था, ठीक है। इस वोटिंग राइट किसके लिए चाहिए इनको, फॉर्मेशन ऑफ जनरल असेंबली, फॉर्मेशन ऑफ जनरल असेंबली, ठीक है। अब ये पूरी कहानी कैसे समझा, ठीक है। अब हुआ ऐसे कि अब एक कहानी सुनाता हूँ। जर्मनी के अंदर भी है ना सेम मोनार्की चल रही थी, मोनार्की के अंदर किंग रूल कर रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट जैसे फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रांस रिवॉल्यूशन से इम्पैक्ट पड़ते पड़ते बहुत सारे लोग अपने इसके बारे में जाने लगे, लिबरल लिबरल मतलब लिबर्टी और फ्रीडम के बारे में जानने लगे। उसी में जर्मनी भी कहाँ है, यूरोप की कंट्री है। यूरोप में क्या हुआ कि वहां के जो लोअर मतलब वहां के जो मिडिल क्लास लोग थे, उन्होंने क्या सोचा, क्यों ना हमें ना किंग के पास चले और है ना हमारे लिए जनरल असेंबली बनाने की डिमांड करें। तो ये लोग क्या है, ये लोग मिडिल क्लास में कहां पे, फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट क्या था, वहां का पार्लियामेंट था, कहां पे, सेंट पॉल चर्च के पास है फ्रैंकफर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या डिमांड करी, वोटिंग राइट, किस चीज के लिए, फॉर्मिंग जनरल असेंबली, ठीक है। अब ये जनरल असेंबली क्यों बनाना चाहते हैं, जनरल असेंबली इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि ये लोग क्या बना सके, ड्राफ्ट कर सके कॉन्स्टिट्यूशन को, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। अब इनको कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की नीड क्यों थी, अभी तक जितनी भी क्रांति हुई उसके अंदर है ना किसी ने ये डिमांड नहीं करी कि हम है ना रूल ऑफ बुक्स बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। क्यों बनाए, देखो जब तक अभी तक फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस के अंदर बहुत सारी चीजें हो चुकी, बहुत सारी चीजें मतलब चेंज हो चुकी थी। देखो क्या हुआ, पहले लुई 16 था, लुई 16 को पब्लिक लोगों ने हटाया तो नेशनल असेंबली आई थी। नेशनल असेंबली को भी किसने हटा दिया, जेकोबिन्स क्लब ने हटा दिया था। जेकोबिन्स क्लब को भी किसने हटा दिया था, डायरेक्टरीज ने हटा दिया था। डायरेक्टरीज को भी किसने हटा दिया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने हटा दिया था। नेपोलियन बोनापार्ट को किसने हटा दिया था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अंदर किन कंट्रीज ने हटा दिया था। अब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अंदर अंदर के बाद जब लुईस फिलिप वापस से आया तो उसको किसने हटा दिया, उसको लुईस पीपल ने हटा दिया। अब ये सब हटम हटाई चल रही है, इसके पीछे ना डेफिनेशन ऑफ रूल्स जो होती है ना, डेफिनेशन ऑफ रूल्स ये डिफाइन नहीं हो रही थी कि अब कंट्री चले तो चले कैसे, ठीक है, और लोग कौन से नियम को माने, कौन से नियम को नहीं माने। मात्र 60 से मतलब 60 से 75 साल में कंट्रीज के अंदर यूरोप में इतना तांडव मच रहा था कि लोगों का जीवन जीना बर्बाद हो रहा था। अब वहां पे कुछ फिलोसोफर्स, कुछ बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो थिंकर्स होते हैं, ठीक है, इन्होंने सोचा व्हाई नॉट हम कुछ रूल्स की बुक्स बनाएं। मैंने आपसे कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन पूछी थी, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन ऑफ मेजर रूल्स ऑफ बुक, जिससे है ना हम एक अच्छी तरीके से किसी भी लोकल्स मतलब पीपल के ऊपर जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से क्या कर सके, काम कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने ये सोचा कि ना हम एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करवा लें ताकि ना जो लोकल पीपल है, मतलब हम लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, हमको भी कुछ अधिकार मिल जाए। यदि हम भी इसी तरीके से काम करेंगे जैसे फ्रांस में हुआ कि हम रिवोल्ट खड़ा कर दें, लोगों को मार दें, तो क्या होगा, फिर जो हमारा राजा है तो वहां तख्ता पलट चलते रहेगा और उसके कारण क्या होगा कि बहुत सारे जाने जाएंगे, लॉसेस होंगे। तो इन लोगों ने क्या किया कि मिडिल क्लास लोग क्या हुए, फ्रैंकफर्ट गए, वहां पे इन्होंने वोटिंग राइट मांगा, इसके लिए पार्लियामेंट फॉर्मेशन ऑफ जनरल असेंबली। जनरल असेंबली क्यों, इनको कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 100 लोग जो थे, मतलब मेजर लीग, देखो उस टाइम पे क्या था, ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल जिस तरीके से आप देखते हो कि आपके मम्मी पापा और आज भी आप, यदि मम्मी पापा और आपकी कंपैरिजन किया जाए तो दादा मम्मी पापा और आपकी एग्जांपल है ना, दादा मम्मी पापा आपकी कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज्यादा भी एजुकेटेड कौन है,
सबसे ज्यादा एजुकेटेड जो है वो कौन है, आप लोग हैं। तो उसी तरीके से उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे ज्यादा लोग एजुकेटेड नहीं थे। आपके दादा इतने एजुकेटेड नहीं होंगे, मतलब भले है नहीं हो, बट एग्जांपल लेके चलना कि आज के टाइम में जो पुराने लोग होंगे वो हमसे इतना ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, भले एक्सपीरियंस ज्यादा था, वो एक्सपीरियंस उनके काम प्रोफेशन से उनको आया है। बट एजुकेशन की बात करें तो वहां पे इतना एजुकेशन नहीं था। तो वहां की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, ठीक है। तो वहां के जो मेजरली एजुकेटेड जितने भी थे मिडिल क्लास में, वो कितने थे, अप्रोक्सीमेशन 100 लोग थे, ठीक है। ये लोग 100 लोग गए, इन्होंने जाके जनरल असेंबली में डिमांड करी, ठीक है। इन्होंने राजा को बोला, राजा सुनो, हमको चाहिए पूरी पूरी इज्जत, ठीक है। हमको बनाना है असेंबली, उसके अंदर क्या करेंगे, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। राजा ने बोला ऐसा क्यों, बोला देखो फ्रांस की पूरी रिवॉल्यूशन चल रही है, ठीक है। यदि तुम चाहते हो कि हम तुमको निपटा दें तो तुम बोलो, तो हम वापस से यहाँ पे रिवॉल्यूशन खड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो राजा तो पहले राजा सोचता है यार मैं तो राजा हूँ, ये मेरी प्रजा, इसको जैसा मैं चलाऊंगा वैसा का वैसा मेरी प्रजा चलेगी। तो ये लोग इस तो जो किंग होता है, ठीक है, किंग जो होता है वो इनकी बात को नहीं मानता है, मतलब वो इनको वोटिंग राइट नहीं देता है। इनकी जो डिमांड रहती है वोटिंग राइट, इसके लिए जनरल असेंबली बनाने के लिए, ठीक है। अब वोटिंग राइट नहीं मिलती है तो इसका क्या होता है, इसके बाद ये लोग सोचते हैं किंग, आप देखो जब वोटिंग राइट किंग नहीं देता है तो ये लोग वहां से है ना, मन में किंग को है ना बुरा वाला कह के वहां से निकल जाते हैं, ठीक है। और सोचता है ना इसके प्रति हम क्या करेंगे, रिवोल्ट खड़ा करेंगे, सिर्फ सोच रहे थे। बट किंग भी क्या था, किंग भी उस वक्त जिंदा था, किंग को पता था कि फ्रांस के अंदर कैसे लोगों ने तख्ता पलट कर दिया, लुइस फिलिप का और लुइस 16 का, और कैसे नेपोलियन बोनापार्ट आ गया। तो इसके बाद जो मोनार्की थी, ठीक है, जो जर्मनी की मोनार्की थी जिसके अंदर वो किंग रूल करता था, उसने क्या किया, उसने स्टार्टेड ग्रांटिंग कंसेशंस पहले क्या है, इसने कुछ कंसेशंस दिए, सेकंड क्या है, सर्फडम्स एंड बॉन्डेड लेबर्स को क्या किया, बॉन्डेड लेबर पर अपोजिशन। अब मैं पूरा मीनिंग समझाता हूँ क्या होगा। जर्मनी में क्या था कि मिडिल क्लास के लोग गए, अब मिडिल क्लास के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की नीड क्यों पड़ी थी, ये भी डिमांड करते हैं। पहला तो फ्रांस रिवॉल्यूशन का इफेक्ट, सेकंड मेजर इफेक्ट ये था कि उस वक्त देखो टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, पॉपुलेशन भी उस वक्त नेचुरल कैलेमिटी आई थी, पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा क्या थी, डिपेंड एग्रीकल्चर में थी। अब इतना तो हार्वेस्टिंग हुआ नहीं। उसके बाद लोग किंग क्या कर देते, बंधुआ मजदूरी करवा देते, लोगों से बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करवा देते। तो मिडिल क्लास के लोग क्या चाहते थे कि हम रेगुलेशन ऑफ बुक्स बनाते, उस बुक्स के अंदर जैसा हम कहें ना, किंग उसी के अकॉर्डिंग चले। बट किंग ने क्या किया, जो रेगुलेशन बुक बनाने के लिए जो वोटिंग राइट है उनको दिया ही नहीं। बट इनको ये लग चुका था यदि मैंने इन लोगों के लिए कुछ किया नहीं अभी इतनी जल्दी, तो क्या होगा कि ये लोग मेरे खिलाफ रिवोल्ट खड़ा कर देंगे। तो उसने क्या की, छोटी छोटी चीजें जो इनकी बेसिक नीड्स थी उनको क्या की, इसने थोड़ी थोड़ी करना मानना बात चालू कर दी। तो उसने क्या किया, उसने कुछ कंसेशन देना स्टार्ट कर दी। कंसेशन मतलब छूट देना, इसमें कुछ ट्रेड्स के अंदर, कुछ टैक्स के अंदर, अब कुछ खाने पीने की चीजें के अंदर। सेकेंड चीज उन्होंने क्या किया, इन्होंने सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर्स वर अबॉलिश्ड। जो बंधुआ मजदूर होते हैं और जितने भी है ना, मतलब मजदूरी नौकर लोग होते हैं, ये सिस्टम को किंग ने क्या किया, अबॉलिश कर दिया अपने टाइम पीरियड में जर्मनी में। क्योंकि देखो कभी भी आप देखना, यदि आपने कभी हिस्ट्री, कभी आपने सीरियस भी देखे होंगे, एक बात बताओ, सबको आवाज आ रही है? यस सर। आ रही है? यस देखो सर। बाहुबली किस किसने देखा है? यस सर, आ रही है। देखा है। देखा है ना बाहुबली? बाहुबली को किसने मारा? कटप्पा। कटप्पा ने मारा। बल्लाल देव ने। कटप्पा ने मारा था सर, बल्लाल देव ने सरिया। हाँ यस सर, कटप्पा ने मारा था। तो कटप्पा ने मारा था। देखो अरे सुनो, माइक म्यूट करो अपना। बाहुबली को मारा किसने? कटप्पा ने, ठीक है। कटप्पा ने मारा था।
कटप्पा कौन था? कटप्पा क्या था? नौकर था कि नहीं नौकर? यस सर। यस सर। कटप्पा क्या था? एक सर्वेंट था, यस सर्वेंट। सर। अब किंग को ये डर, यस सर। कटप्पा सर्वेंट था, सर्वेंट से मर्डर करवाया किंग, ठीक है। तो इससे आप क्या समझोगे? इससे आप ये समझो कि यदि मतलब ये एग्जांपल को यदि आप इधर लेके चलो, किंग को इतना डर बैठ गया था फ्रांस रिवॉल्यूशन का इफेक्ट होते होते कि यदि मैंने नौकर्स को है ना उनके बिना मन चाहे तरीके से अपने राज्य में नौकरशाही करवाई और यदि बदवा मजदूरी करवाई तो ये लोग क्या करेंगे? मेरा मर्डर ही करवा देंगे, समझे? तो इन्होंने क्या किया? यस सर। नौकर होते हैं और जितने भी बॉन्डेड लेबर्स हैं इनको क्या करती, ये जो प्रथा थी इसको बंद कर दी ताकि इसका कोई मर्डर नहीं कर सके, ठीक है। अब कोई तुमसे है ना बार जबरदस्ती काम कराएगा तो तुमको गुस्सा नहीं आएगा? आएगा ना? तो और वहां पे ना रिवॉल्यूशन तो एक तरीके से चल ही रहा था पूरे आधे फ्रांस और उसके आसपास की कंट्रीज में। यूक्रेन तो नहीं है, फ्रांस इटली इस साइड चल ही रहा था। तो जर्मनी में इसका ज्यादा मेजर इम्पैक्ट ना पड़ जाए पर इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए ना उसने क्या किया कि उसने दो चीज कर दी, कंसेशंस कर दी और जितने भी सर्वडम्स थे और बॉन्डेड लेबर्स थे वो क्या किया? एबॉलिश कर दिया, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है। अब नो सर। क्या? नो सर। नो सर। ठीक है। अब देखो, अब है ना नो सर। पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी, ठीक है। अब देखो जर्मनी, अब मैंने आपको बताया था कि जर्मनी को हम पहले क्या कहते थे? जर्मनी को हम पहले कहते थे पर्शिया, ठीक है। अब पर्शिया से जर्मनी कैसे बना इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, ओके। अब देखो, अब इतना तो हम लोगों ने, इतना तो तुम लोग को समझ रहे हो कि फ्रांस रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट पूरी की पूरी कंट्रीज में चल कैसे रहा है, ठीक है। अब इस जर्मनी के अंदर अब इसकी मेकिंग कैसे कंस्ट्रक्शन होती है, ये कंस्ट्रक्ट करते हैं दो टाइप के पीपल, ठीक है। कौन है? कंजर्वेटिव जो होते हैं, ये कंजर्वेटिव जो है ना, ये न्यू कंजर्वेटिव्स है, जो मैंने आपको पहले डेफिनेशन बता दी थी न्यू कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं, ठीक है। जो है ना बोलते हैं कि थोड़ी पब्लिक की बात भी मानो और बाकी मोनार्की भी साथ में रहनी चाहिए, ठीक है। ये जो कंजर्वेटिव थे मेनली कहां से थे? जो आप अभी क्या बोल रहे हो, कुछ पर्शिया के थे, ठीक है, और कुछ कहां के थे? कुछ थे इटली के, ठीक है। उसके बाद अब जब 1848 में रिवोल्ट चल रहे थे, ठीक है, 1848 में पीपल्स रिवोल्ट कर रहे थे, बट वो रिवोल्ट जो है वो मतलब क्या कहते हैं कि देखो एक बात बताओ, देखो हाँ बाहुबली मूवीज देखी है ना, उसमें क्या है बाहुबली क्या एग्जांपल, मोहम्मद गोरी के बारे में सुना है किसी ने? यस सर। कौन था ये? यस सर। देखो मोहम्मद गोरी सुना होगा कि मोहम्मद गोरी की लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान से, ठीक है, जो किंग ऑफ कन्नौज था। यस सर। सॉरी यस सर। में था, इनके साथ लड़ाई हुई, दो हुई, कहां पे? बैटल ऑफ तराइन 1191 1192, ठीक है। तो आपने पहले सुना होगा कि जब मोहम्मद गोरी फर्स्ट टाइम अटैक करता है तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो उसको हरा देता है ना। मोहम्मद गोरी जब अटैक करता है यस यस सर। तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को क्या कर देता है? डिफीट कर देता है। बट अब यहाँ पे जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान की पूरी स्ट्रेटेजी जान जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया कैसे, तो वो अपनी स्ट्रेटेजी में इंप्रूवमेंट करके क्या करता है? अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करके वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, ठीक है, हरा देता है ना। अब यही एग्जांपल को आप कंसीडर यस करें सर। कि पृथ्वीराज चौहान को आप मानना मुनागी, ठीक है, ठीक है, सॉरी इसको मुनागी नहीं मानना, ठीक है। पहले आप इसको मोहम्मद गोरी को आप मानो मोनार्की, ठीक है, मोनार्की मतलब राजाशाही लोग, और पृथ्वीराज चौहान को मानो
लोकल मिडिल क्लास, ठीक है, लोकल मिडिल क्लास, ठीक है। अब जिस तरीके से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, क्यों हराया था? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की स्ट्रेटेजी मोहम्मद गोरी को अच्छे से मालूम नहीं थी, ठीक है, इसलिए ना मोहम्मद गोरी हार गया था। तो उसी तरीके से जब ये सब 18वीं सेंचुरी में रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो लोकल मिडिल क्लास ने इस तरीके से रिवॉल्यूशंस किए थे, उससे क्या हुई थी, मोनार्की हट रही थी, आ रही थी, मोनार्की हट रही थी और आ रही थी, मतलब मोनार्की हार रही थी, ना कंजर्वेटिज्म की थिंकिंग, ठीक है। अब उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि जैसे मोनार्की हारी थी, ठीक है, 1848 में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुए थे, उस 1848 का रिवॉल्यूशन का इफेक्ट जर्मनी में भी पड़ रहा था और साथ में और के आसपास की कंट्रीज में पड़ रहा था, बट इन्होंने फ्रांस का रिवॉल्यूशन देख लिया था और उसके बाद जो सीक्रेट सोसाइटीज और धीरे धीरे लोग थोड़ा बहुत जो आतंक करते थे सब देख लिया था। तो यहाँ पे लोगों ने ना इन लोगों की स्ट्रेटेजी जो है, इन लोगों की स्ट्रेटेजी को पकड़ रखा था कि ये कैसे काम करेंगे और ये क्या क्या कर सकते हैं। तो जब 1848 रिवोल्ट पूरे यूरोप में फैला, ठीक है, तो उस यूरोप में क्या हुआ, इस मोहम्मद गोरी को आप ये समझो कि ये क्या है, ये है, ये मोनार्की है, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने लोकल पीपल को हरा दिया। समझ में नहीं आ रहा, सिंपल वे बताता हूँ। देखो सिंपल सी बात इतनी सी है कि पहले रिवोल्ट में क्या हुआ कि मोनार्की के लोगों को कुछ नहीं मालूम था कि लोकल पीपल अटैक करेंगे, बट लोकल पीपल ने रिवोल्ट कर दिया, मोनार्की हटी। नेपोलियन की डेथ के बाद मोनार्की वापस आई, बट नेपोलियन की थिंकिंग और जो रिवोल्ट्स हुए तो उसकी थिंकिंग आज भी लोगों में जिंदा थी, लोगों के अंदर जिंदा के बाद वो थोड़ा ट्राई करते थे। इसका एक मेजर इम्पैक्ट हमने देखा कि नेचुरल कैलेमिटी, हंगरशिप, हार्डशिप्स के बाद में लोग 1830 टू 1848 के बीच में भयंकर रिवोल्ट्स करना स्टार्ट कर देते हैं। उस रिवोल्ट्स का मेजर इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि जो वहां की मोनार्कीज होती है, मतलब हर कंट्रीज की अलग अलग मोनार्की होती है, वो मोनार्की क्या करती है, उन रिवोल्ट को कंट्रोल कर लेती है। फ्रांस के अंदर तो गद्दी चेंज हो जाती है, बट पूरे यूरोप के यदि देखो, यदि फ्रांस के अंदर तो लुईस फिलिप को हटा देते हैं, उसकी जगह नेशनल असेंबली वापस आ जाती है, बट यदि पूरे यूरोप के कंपैरिजन यदि आप देखोगे तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जो आसपास की मोनार्की रहती है वो देख चुकी होती है कि यार ये जो फ्रांस के अंदर है ना वो अनस्टेबिलिटी है, यदि हमने अपने किंगडम के अंदर कंट्रोल नहीं किया तो पूरे के पूरे यूरोप में इसका फैलाव जल्दी से हो जाएगा और हमको ये लोग मार देंगे, ठीक है, समझ गए? यस सर। कोई डाउट है? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। एक ही की आवाज आती है, बाकी सब क्या करते हैं? नो सर। नो सर। ठीक। अब देखो, अब जर्मनी के अंदर भी 1848 का रिवोल्ट जो होता है वो क्या होता है, फेलियर हो जाता है, मतलब उसका इफेक्ट थोड़ा फेलियर होता है। बट यहाँ से किंग को एक बात और पता लग जाती है कि यदि मैंने है ना कुछ काम नहीं किया, यदि मैंने अपने आसपास के छोटे किंगडम्स को इकट्ठा करके अपने अंदर यदि मैंने बड़ा नहीं किया ना, तो क्या होगा कि ये लोग वापस से रिवोल्ट करेंगे और कभी ना कभी लोग सक्सेस जरूर होंगे, ठीक है। तो पर्शिया ने, उस वक्त जर्मनी नहीं था, ठीक है, मतलब जर्मनी तो आज के नाम पे, उसमें भी किंगडम थी जो कहां में थी, पर्शिया में। तो पर्शिया ने क्या की, पर्शिया टूक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके लिए इन्होंने नेशनल यूनिफिकेशन की, ठीक है। और ये कौन करेगा, ये करेगा इनका चीफ मिनिस्टर, ठीक है, चीफ मिनिस्टर ओटो वैन बिस्मार्क, ठीक है। और यहाँ पे किंग का नाम क्या था, हाँ पर्शिया के किंग का नाम बता देता हूँ, किंग का नाम था फ्रेडरिक विलियम अब पूरी कहानी जर्मनी की रिकॉल करवाओ तो फटाफट। जर्मनी में क्या हुआ, फ्रांस रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट हुआ, लोकल पीपल डिमांड करे, ये लोग क्या, इन्होंने डिमांड करी कि हमको वोटिंग राइट चाहिए और हम एक जनरल असेंबली बनाए
जहां पे हम क्या करें, एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करें, कि किंग के पास ले गए। किंग का नाम क्या था? किंग का नाम था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। उसके बाप का नाम क्या होगा? फ्रेडरिक विलियम थर्ड। दादा का नाम क्या होगा? फ्रेडरिक विलियम टू। फ्रेडरिक विलियम थर्ड के पास जब ले गए, कहाँ ले गए? ये लोग कहाँ ले गए थे? ये लोग ले गए थे फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट का सेंट चर्च के पास। फ्रैंकफर्ट एक्चुअली आज भी पार्लियामेंट ही है। फ्रैंकफर्ट में ले गए थे, वहां पे लोगों की असेंबली हुई, इन्होंने किंग के पास डिमांड करी, फ्रेडरिक से डिमांड करी। फ्रेडरिक ने मना कर दिया, बोला नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, उनको भगा दिया। भगाने के बाद फ्रेडरिक ने क्या किया, बोला कि यार आज इन्होंने डिमांड करी है, बट यदि इनकी डिमांड भले ही मैंने नहीं मानी हो, बट वो कुछ छूट देनी पड़ेगी। यदि इनको छूट मैंने नहीं दी तो ये लोग मेरे प्रति क्या कर देंगे? रिपोर्ट कर देंगे। तो इसने क्या की, दो छूट करी। पहले टैक्स के अंदर कंसेशंस किया, दूसरा क्या की, जितने भी बॉन्डेड लेबर्स थे और जितने भी नौकर्स थे इनको क्या की, इसने अपने महलों से क्या कर दी, जो इनको क्या बोलती, जो बदला मजदूरी जो सिस्टम होता है नौकर प्रथा वाली, इसको क्या किया, इसने खत्म कर दिया। अब उसी टाइम पे पैरेलली क्या चला था, 1830 के बाद रिवोल्ट स्टार्ट हो गई थी लोकल पीपल ने और अदर यूरोपियन कंट्रीज में। और वहां पे फ्रांस में क्या हो गया, फ्रांस के अंदर क्या हुआ कि जो लुईस फिलिप था उसको इन लोगों ने हटा दिया, नेशनल असेंबली बन गई। नेशनल असेंबली ने वोटिंग राइट दे दी और रिपब्लिक की डेफिनेशन, मतलब रिपब्लिक तरीके से क्या होगा, उनका हेड इलेक्ट होगा। उसका मेजर इफेक्ट जर्मनी में भी पड़ा था 1848 आते आते, बट 1848 में किंग ने क्या किया, उसको कंट्रोल कर लिया। किंग ने जब उसको कंट्रोल कर दिया तो उसको ये डर बैठ गया। डर किस बात का बैठ गया कि यदि आज पर्शिया, मतलब पहले जब बाद में ही जर्मनी है, पहले क्या थी, छोटी सी किंगडम थी पर्शिया। यदि पर्शिया का मैंने यूनिफिकेशन नहीं किया और इन लोगों की जो नीड है, इन लोगों की नीड के मुताबिक यदि मैंने काम नहीं किया तो ये लोग क्या करेंगे, मुझे मार देंगे। कैसे मारेंगे? रिवोल्ट खड़ा करके मारेंगे। तो इसने क्या किया, इसने ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। किसकी ले ली? पहले सबसे पहले नेशनल यूनिफिकेशन करने की। यूनिफिकेशन मतलब आसपास के जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं उन सबको जीत के एक बड़ा सा साम्राज्य बना दें और उस साम्राज्य का नाम क्या कर देंगे, हम जर्मनी कर देंगे। ठीक है, उसने कमान किसको दी? कमान दी इसने ओटो वेन बिस्मार्क को। ओटो वेन बिस्मार्क को दी। ठीक है, ओटो वेन बिस्मार्क कैसे समझोगे? जैसे कि है ना जैसे कि बाहुबली की मूवी में क्या नाम है, शिवगामी देवी जो थी वो क्या थी, क्वीन थी। उसके दो बेटे थे, एक बाहुबली और एक बल्लाल देव। तो जो बाहुबली और बल्लाल देव थे, सिमिलरली वही क्या था, ओटो वेन बिस्मार्क, जो पूरा का पूरा कॉन्कर करते थे। ठीक है, यहां तक की कहानी में किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, नो सर। फटाफट खत्म ही करते जर्मनी का। ठीक है, इन्होंने 7 साल में 3 वॉर्स लड़े। 7 साल में इन्होंने 3 वॉर्स लड़े। ठीक है, इसके साथ ऑस्ट्रिया के अपोजिट लड़ी। ठीक है, डेनमार्क के अपोजिट लड़ी और फ्रांस के अपोजिट भी लड़ी। ठीक है, फ्रांस के, देखो आपको याद ही होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट को जिस किंगडम ने हराया था उसमें पर्शिया मतलब जर्मनी भी था। और मेजरली ऑस्ट्रिया की क्वीन से उसके साथ बहुत, ऑस्ट्रिया की जो प्रिंसेस थी वो लुईस 16 की क्या थी, वाइफ थी। तो ऑस्ट्रिया के साथ इन्होंने फाइट की, डेनमार्क के साथ फाइट की और फ्रांस के साथ फाइट की। ठीक है, अब 1871 आते आते जनवरी 1871 में, ठीक है, जो ये आपका क्या था, फ्रेडरिक विलियम जो था, ठीक है, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, ठीक है, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, इसने किंगडम एम्पायर की थी और इसने डिक्लेयर कर दिया कि जर्मनी का क्या हो चुका है, यूनिफिकेशन हो चुका है। मतलब आप ये समझो कि पर्शिया जो है, पर्शिया अब पूरे तरीके से टर्न हो चुका है जर्मनी में। ठीक है, मतलब इसने जो इसका जो मतलब बाहुबली, मतलब क्या बोलते, चीफ मिनिस्टर था, मतलब सेनापति ओटो वेन बिस्मार्क ने, इसने 7 साल के अंदर 3 लड़ाइयों के अंदर और जितने भी स्मॉल किंगडम्स थे उसको जीत लिया। जीतने के बाद इसने जो पर्शिया था उसको बहुत बड़ा एम्पायर कर दिया और एम्पायर करके इसने क्या कर दी, डिक्लेयर कर दी कि जनवरी 1871 में फ्रेडरिक विलियम जो वहां का जीता कि अब जो पर्शिया है उसको क्या कहेंगे, जर्मनी कहेंगे। और जितने भी लोकल्स लोग हैं, ठीक है, लोकल्स लोग हैं वो इस चीज से खुश हो गए। क्योंकि देखो यदि आपका एरिया बड़ा बढ़ता है तो आपकी इकोनॉमिक जोन बड़ी बढ़ती है, तो आपसे ट्रेड जो है वो सबके सब क्या होगा, एक अच्छे अमाउंट में चलेगा। तो इससे मेजर प्रॉफिट क्या होता है, इससे उसने जैसे ही जर्मनी का क्या किया, जर्मनी को उसने बड़ा करके पूरा का पूरा यूनिफिकेशन कर दिया। ठीक है, इसने विलियम फ्रेडरिक ने और उसका जो सीएम मतलब जो सेनापति था ओटो वेन बिस्मार्क ने, तो इससे प्रॉफिट क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ
देखो इससे फायदा मेजर ये हुआ कि इन्होंने क्या किया, इनकी करेंसी में करेंसी बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग लीगल एंड जुडिशरी। देखो ये जो पॉइंट है ना इसको समझाने में बस 4 मिनट लगेंगे, बताता हूँ कैसे। देखो अब करेंसी बैंकिंग लीगल जुडिशरी। अब पर्शिया जो पहले था उसके आसपास के जितने भी छोटे किंगडम थे, अब सपोज समझो कि कोई चोर है, उसने है ना पर्शिया के अंदर क्राइम किया और वो भाग के किसी और किंगडम में चला गया, तो उसके ऊपर कौन जजमेंट देगा, पर्शिया का किंगडम देगा या फिर पास का किंगडम देगा। तो ये क्या होती थी, कॉन्फ्लिक्ट होती थी। अब इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्या होता था कि लोगों की टीम बन जाती थी, लोगों की टीम बनने से क्या होता था कि बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती थी, ठीक है। सेकंड चीज करेंसी, अब कोई बंदा ट्रेड करेगा, ठीक है, अब जर्मनी के अंदर है ना यूरोस चल रहा है और किसी और कंट्रीज के और किसी और पास किंगडम में पाउंड चल रहे हैं, तो ट्रेड इक्विलिटी में नहीं चलेगी। अब सपोज समझिए कि एमपी के अंदर रुपए चलेंगे और यूपी के अंदर डॉलर चलेंगे, तो फिर यार एमपी और यूपी में जो बंदे रहेंगे जो और एमपी और यूपी के बीच ट्रेड करेंगे उनको कैसे फायदा होगा, वो किस तरीके से सामान खरीदेंगे, ठीक है। बैंकिंग, अब गवर्नमेंट जो टैक्सेस कलेक्ट करेगी और गवर्नमेंट टैक्सेस भी कलेक्ट करेगी, उसके साथ साथ क्या होगा कि गवर्नमेंट जैसे जैसे लोगों के ऊपर खर्चा करती है और बैंक और लोग जो है मतलब उसमें बैंकिंग का मतलब आइडिया लोगों को आने लग गया था, वो हमारे टॉपिक नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ, बैंकिंग का आइडिया जो है यूरोपियन कंट्री से ही आए हैं, ठीक है। जब लोग अपना जो भी सेविंग्स है वो बैंक के अंदर इकट्ठा करते थे, तो अब छोटे से किंगडम के अंदर यदि अब उतने लोग है ना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, और पैसा यदि इकट्ठा नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, टैक्स ज्यादा कलेक्ट नहीं होगा, टैक्स नहीं कलेक्ट होगा तो यदि कोई प्राकृतिक आपदा भी लोगों को छूट देने में प्रॉब्लम होती है। तो जब यूनिफिकेशन हुआ तो इससे क्या कि इसने कॉमन करेंसी कर दी, कॉमन करेंसी के बाद इसमें बैंकिंग सेक्टर इसका इंप्रूव हो गया क्योंकि एरिया वाइड हो गया, एरिया वाइड के साथ साथ लोग क्या करेंगे, ज्यादा अपनी सेविंग्स को बैंक के अंदर डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने से क्या होगा, इसके पास टैक्स ज्यादा कलेक्ट, टैक्स नहीं मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक तरीके से सेविंग्स अमाउंट ज्यादा कलेक्ट रहेंगे, बचे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी जितनी भी जुडिशरी वाले कोर्ट्स थे, अब जुडिशरी के अंदर जितनी भी इसकी चीजें होती थी वो भी क्या हुई, अच्छी तरीके से चलने लग गई थी, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो No, नो sir. सर। No, sir. ठीक है, तुम लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ अब सुनो, जिसके पास एनसीईआरटी है, ठीक है, वो एनसीईआरटी रीडिंग करना हम स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर 1 की। अब हम मेजरली हमने 65% को जो है आपका वो कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ 2 कंट्रीज हमको पढ़ना है, उनके अंदर क्या इफेक्ट हुआ, एक इटली और एक ब्रिटेन। वो आप कल के लेक्चर में आप मतलब मंडे के लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा बहुत हमें ऑटोमन एम्पायर के बारे में पढ़ना है, उसके बाद सीधा हम वर्ल्ड वॉर पे पहुंच जाएंगे। आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ गया ना? Yes, sir. देखो यस सर। इस चैप्टर जो है कंसेप्ट वाला चैप्टर है, इसमें रटना नहीं है, इसको बस समझते चलना है, कहीं भी प्रॉब्लम हो पूछ लेना, ठीक है। Okay, sir. यस सर। और आज का होमवर्क क्या है कि है ना आप लोग है ना जहां तक मैंने चैप्टर आ गया है वो चैप्टर आप लोग पढ़ लेना, यहीं से ठीक है। ये चैप्टर देखो नोट्स आपको कैसे जाएंगे, अब की जो क्वेश्चन आंसर